नमस्कार दोस्तों, महालक्ष्मी इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज से हम हिंदी ग्रामर का न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारी जो हिंदी ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आज संधि। क्या होगा दोस्तों? संधि। ठीक है, आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा संधि। देखिए, आज हम संधि के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। हम सबसे पहले उसके परिभाषा की ओर ध्यान देंगे। ठीक है, तो आज की हमारी संधि की परिभाषा क्या होती है कि परस्पर दो वर्णों के मेल से बने विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, इसमें ऐसे है कि दो शब्दों के मेल से बने शब्द को पुनः अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। कि भाई जब दो शब्द पहले से बने हो और उनको जब फिर से अलग किया जाए तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। देखो दोस्तों, संधि और संधि विच्छेद ये बताया गया यहाँ पे कि जब दो वर्णों के परस्पर मेल से, देखो संधि और संधि विच्छेद दोनों दोस्तों अलग अलग होते हैं। देखो दोनों में फर्क क्या होता है, पहले हम फर्क देख लेते हैं कि देखो संधि में तो क्या होगा दोस्तों, जो दो वर्ण होंगे उनको परस्पर मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाएगा। जबकि संधि विच्छेद में ये होगा दोस्तों कि जो पहले से तो एक शब्द बना हुआ होगा उसको अलग किया जाएगा। अब हम दोनों को विस्तृत से पढ़ते हैं कि पहले हम संधि और संधि विच्छेद में जानकारी लेंगे। ठीक है, अभी हम पहले संधि में संधि विच्छेद में जानकारी लेंगे। क्योंकि संधि विच्छेद तो कहेंगे कि दो वर्णों के परस्पर मेल को, ठीक है, दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को, दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब जबकि हम संधि विच्छेद की बात करें तो जो एक पहले से शब्द बना हुआ है उसको अलग करना। ठीक है, अब जैसे कि पहले से एक शब्द बना हुआ है हमारा हिमालय। ठीक है, अब ये पहले से हमारा शब्द बना हुआ है, अब हम इसको अलग करेंगे। तो इसको अलग करेंगे तो ये कैसे बनेगा? हिम प्लस आलय। कैसे? हिम प्लस आलय। जबकि अब ये तो हमारा संधि विच्छेद हो गया, तो ये तो है हमारी संधि। ठीक है, और ये हो गया हमारा संधि विच्छेद। देखो, अगर हम इन दोनों को, हमारे पास दो वर्ण है, दो शब्द है हिम और आलय। अगर हम हिम और आलय को दोनों को जोड़े, ठीक है, हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा एक नया शब्द बनेगा हिमालय। वही हम हिमालय को अलग करेंगे तो हमारा शब्द बनेगा हिम प्लस आलय। तो दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों। समझने की बात यह है कि जब दो वर्ण या दो शब्द जब आपस में मिलते हैं और उनसे जो उत्पन्न विकार होता है या फिर उनसे जो नया शब्द बनता है उसे हम संधि कहते हैं। जबकि उसी शब्द को वापिस दो भागों में वितरित किया जाता है, ठीक है, बांटा जाता है, तो उसे संधि विच्छेद कहा जाता है। आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। अब हम हमारे अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि भाई इनके संधि के, आज हम संधि के प्रकार की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, संधि के प्रकार की ओर बढ़ते हैं। देखिए, संधि मुख्यतः रूप से तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, ये तीनों हमारी जो संधि होती है ये होती है। अभी हम इनके प्रकार भी होते हैं उनके बारे में भी जानकारी लेंगे, लेकिन हम मुख्य रूप से इनके जो मोटे तौर पर इनकी जो परिभाषा है उसको समझ लेते हैं। बाकी हम इनकी परिभाषा भी लिखवाएंगे, इनके प्रकार भी लिखाएंगे और उदाहरण को भी आपको समझाएंगे। लेकिन अभी हम इनकी जो मुख्य रूप से परिभाषा है उनको मोटे तौर से समझ लेते हैं कि भाई देखो, जो हमारी हिंदी संख्या होती है, हिंदी आप जानते हो हमारी हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर। कितने स्वर होते हैं दोस्तों? 11 स्वर। और जब स्वर का स्वर के साथ जो मेल होकर एक नया शब्द बनता है कि भाई ए प्लस ए बनेगा तो क्या बनेगा दोस्तों? आ बनेगा। ठीक है, तो मतलब जब स्वर का स्वर से ही मेल हो जाएगा, ठीक है, तो जब स्वर का स्वर से मेल होकर एक नया शब्द बनेगा तो उसे हम हमारी स्वर संधि का नाम देंगे। जैसे कि अभी हमारे पास एक उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं विद्यालय।
विदा प्लस आल। ठीक है दोस्तों, अब हमारी विधा में देखो, विधा में लास्ट में आ की मात्रा आ रही है, जबकि आले में भी शुरू में आ की मात्रा आ रही है। अब दोनों में दोनों तरफ स्वर है, एक में एंड में है तो एक में स्टार्ट में है। अब दोनों की जो परस्पर स्वर मिल रहे हैं, तो स्वर के मेल से जो एक नया शब्द बनेगा, हमारा एक नया शब्द क्या बनेगा दोस्तों? विद्यालय। ठीक है, तो विद्यालय जो शब्द बनेगा उसे हम हमारी संधि होगी, स्वर संधि। कौन संधि? स्वर संधि। अब इसके 5 भेद होते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, गौर अयादि संधि। ठीक है दोस्तों, और एक होती है यम संधि। अब हमारी अगली संधि आती है व्यंजन संधि। अब हमारी व्यंजन संधि की ओर बढ़ते हैं। तो व्यंजन संधि की परिभाषा में क्या कहती है कि व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण अथवा स्वर्ण वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। तो इसको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है भाई, बच्चे क्या टीचर भी अगर इसको पढ़ते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन में आ जाते हैं। दोस्तों आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे विस्तृत तरीके समझाऊंगा कि भाई हमारा व्यंजन वर्ण मान लो क है, क्या है? क है, और अभी हमने उसके साथ स्वर वर्ण क्या मिला दिया? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण क्या मिला दिया? आ मिला दिया। तो ये हमारा हो जाएगा का। क्या हो जाएगा? का। क्या हो जाएगा? का। वहीं अगर हम व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण मिला देते हैं, ठीक है, स्वर वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण, चाहे आप व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण मिला दो, ठीक है, चाहे स्वर वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण मिला दो, ठीक है। तो इनके भाई हमारा जो पहली संधि थी उसमें बस यही था कि दो स्वर मिलेंगे, स्वर वर्ण मिलेंगे, तब जाके हमारी स्वर संधि बनेगी। लेकिन जो हमारी व्यंजन संधि है वो हमें यह कहती है कि आप अगर वर्ण के अगर आप व्यंजन वर्ण के साथ, व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं? जो हमारे होते हैं क ख ग घ अण, ठीक है, च छ छ ज, ये जो होते हैं हमारे व्यंजन वर्ण होते हैं। यदि हम इनके साथ स्वर्ण वर्ण ए आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ इनको मिला देते हैं, या फिर स्वर्ण वर्ण के साथ हम व्यंजन वर्ण मिला देते हैं, या फिर हम मिला देते हैं, उसे हमारी व्यंजन संधि कहा जाएगा। ठीक है, अब हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि जैसे दिक प्लस अंबर। क्या दोस्तों? दिक प्लस अंबर। हाँ, जैसे कि अब हमारा यहाँ पे एक व्यंजन वर्ण है और यहाँ पर स्वर वर्ण है। हालांकि आपको इनके बनाने के सारे नियम हम बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा हल्के मोटे तौर पर हम डिटेल में यहाँ समझ लेते हैं, बाकी डिटेल में तो हम और आगे आपको आगे क्लास में बता देंगे। तो दिक प्लस अंबर ये बनेगा दिगंबर। क्या बनेगा? दिगंबर। क्या बनेगा दोस्तों? दिगंबर। आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। अब हमारी अगली संधि जो कि विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि का सीधा सा पॉइंट ये है कि यदि विसर्ग के बाद या तो व्यंजन आ जाए या स्वर आ जाए, ठीक है, व्यंजन वर्ण आ जाए या फिर स्वर वर्ण आ जाए। देखो विसर्ग संधि के बाद यदि ये होती है हमारी विसर्ग, ठीक है, अगर इसके बाद व्यंजन वर्ण आ जाता है या स्वर वर्ण आ जाता है, कोई भी वर्ण आ जाता है और जो उसके परस्पर मेल से और विकार से जो नया शब्द बनेगा उसे हम हमारे विसर्ग संधि का नाम देंगे। ठीक है, अभी हम विसर्ग संधि का कोई एक पॉइंट देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक उदाहरण है, मन प्लस अनुज्ञ। मनोज्ञ। अब आपको ये समझ नहीं आया होगा कि भाई ये विसर्ग के बाद तो ए अनार था, तो ये ओ कैसे बन गया। तो इसके लिए आपको ये पूरी क्लास देखनी होगी, इसके आगे जो पार्ट आएंगे वो भी देखने होंगे, तभी आपको डिटेल में समझ में आएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। और आप एक भी पॉइंट को स्किप ना करें। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक लेंगे हम स्वर संधि। ठीक है, तो अब हम स्वर संधि की ओर बढ़ते हैं। हमारा आगे का टॉपिक हम आज क्लियर करेंगे, पहले स्वर संधि। ठीक है, तो अभी हम स्वर संधि के बारे में जानकारी ले लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, इसको आज हम पहले विस्तृत में पढ़ लेते हैं। दोस्तों आपको बाकी कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि भाई संधि विच्छेद और संधि दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना। ठीक है,
चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला टॉपिक शुरू करते हैं हम, स्वर संधि। क्या? स्वर संधि। हमारा स्वर संधि पे हम विचार विमर्श करेंगे आज। ठीक है, हमारा पहला टॉपिक आ जाएगा स्वर संधि। ठीक है, ठीक है। हमने जब बताया था कि जब स्वर के साथ स्वर का मेल होकर जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है। कि भाई हमारे जो हिंदी वर्णमाला है, क्या है हमारी हिंदी वर्णमाला। ठीक है, हमारी हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर है? 11 स्वर। कितने स्वर? 11 स्वर। और ठीक है, और जो बाकी के इसके बाद के जो अक्षर होंगे कितने भी हो, वो सब क्या होंगे? व्यंजन। क्या होंगे? बाकी के अक्षर क्या होंगे? व्यंजन। बाकी के अक्षर क्या होंगे बेटा? व्यंजन। बाकी अक्षर क्या होंगे बेटा? व्यंजन। ठीक है, अब ये तो आपको मैंने पहले भी समझा दिया था कि जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है। ठीक है, अभी हम इसके जो 5 प्रकार हैं उनके ऊपर ध्यान दे लेते हैं। तो इसका पहला प्रकार है दोस्तों दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ संधि। ठीक है, अभी हमारा इसका दूसरा टॉपिक है गुण संधि। क्या है दोस्तों? गुण संधि। इसका जो तीसरा टॉपिक है दोस्तों वो है वृद्धि संधि। कौन सी संधि? इसका जो चौथा टॉपिक है दोस्तों वो रहेगा हमारा यण संधि। कौन संधि? यण संधि। और इसका जो पांचवा टॉपिक होगा वो दोस्तों हमारा होगा अयादी संधि। ये हमारी जो संधि है, हमारी स्वर संधि, उसके 5 तो ऐसे समझ लो ये स्वर संधि। अब हमारी संधि क्या थी? संधि मान लो कि एक प्रधान है, उसके बेटे कितने निकले? ठीक है, संधि के बेटे कितने निकले? 3। कितने निकले? 3। कौन कौन से निकले? स्वर संधि और व्यंजन संधि और मिश्रित संधि। अब स्वर संधि के भी 5 बेटे निकल गए। कितने बेटे निकल गए दोस्तों? 5। कितने बेटे? 5। तो पहला बेटे का नाम है दीर्घ संधि, दूसरे बेटे का नाम है बेटा दोस्तों की गुण संधि, तीसरे का नाम है वृद्धि संधि, चौथे का नाम है यण संधि और पांचवे का अयादी संधि। अब चलो हम पहले हमारे दीर्घ संधि के रूप में, मतलब दीर्घ संधि के ऊपर विचार विमर्श कर लेते हैं अच्छी तरह से। कि 2 स्वर्ण या सजातीय स्वरों के बीच संधि होकर उनके दीर्घ रूप हो जाते हैं, अर्थात 2 स्वर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। देखो बेटा, हमारी जो स्वर संधि है, तो भाई ये तो बात है कि भाई जो बाप के गुण होंगे वो बेटों में आएंगे। ठीक है, तो भाई जब ये स्वर संधि के बेटे हैं तो सीधी सी बात है कि ये स्वर संधि के बारे में ही विचार करेंगे, स्वर संधि के बारे में ही बताएंगे। ये थोड़ी ना व्यंजन संधि के बारे में बताएंगे। मतलब अभी हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे तो हमको ये स्वर के स्वर वर्ण के बारे में बताएंगे, स्वर वर्ण से विचार विमर्श करेंगे। इनके अंदर हमको व्यंजन वर्ण देखने को नहीं मिलेगा, इसके अंदर हमको सिर्फ स्वर वर्ण देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? स्वर वर्ण देखने को मिलेगा। अभी हमारी जो स्पर्श संधि आती है दीर्घ संधि, उसके बारे में यही बताया गया है कि जब 2 स्वर्ण वर्ण मिलकर, ठीक है, जब 2 स्वर्ण वर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते हैं कि भाई 2 स्वर्ण वर्ण है। ठीक है, जैसे कि हम ए के साथ ए प्लस आ कर दे तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों? आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आ। ठीक है, जब हम ई के साथ ई कर दे तो ये बन जाएगी बड़ी ई। ठीक है, और जब हम छोटा ऊ के साथ बड़ा ऊ को मिला दे तो बड़ा ऊ बन जाएगा। मतलब 2 स्वर्ण वर्ण मिलकर जब दीर्घ हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, समझो आराम से। ठीक है, अब जैसे कि हमारे एक टॉपिक लेते हैं, हम हमारे एक उदाहरण समझेंगे। ये तो हमारा था, ये जैसे कि समझा। अभी हमारा एक उदाहरण है भानु प्लस उदय। चाहे तो आप बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ को मिला लो, चाहे छोटा ऊ के साथ बड़ा ऊ को मिला लो, बनेगा तो हमारा बड़ा ऊ। अब देखो हमारा भानु उदय में क्या है कि जो भानु है, देखिए भानु में बड़ा ऊ है जबकि उदय एक छोटा ऊ है। अब इसको हम मिलाएंगे तो ये पूरा बन जाएगा भानुदय। क्या बन जाएगा बेटा? भानुदय। ठीक है, भानुदय, क्योंकि ये ऊ के साथ
मिल जाएगा। समझ आया दोस्तों? ठीक है, अब हमारा अगला देखो, एक और उदाहरण के साथ हम इसको समझ लेते हैं। एक उदाहरण हम लेंगे कि जैसे कि विद्या प्रति विद्या प्लस अर्थी। क्या हो जाएगा दोस्तों? विद्या प्लस अर्थी, तो हो जाएगा विद्यार्थी। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विद्यार्थी, क्योंकि यहाँ पे आ है और यहाँ पे ए है। ठीक है, हमने आपको ये समझाया था कि भाई जब दो स्वर्ण मिलकर दीर्घ हो जाएंगे तो उसे दीर्घ संधि कहा जाएगा। अब अगला हमारा होगा गुण संधि। ठीक है, इनकी परिभाषा, इनके जो नियम होंगे बनाने के, उनके भी बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। अभी तो हम जो इनके मुख्य मुख्य जो मोटे तौर से है उन पे विचार कर लेते हैं। ठीक है, हमारी अगली संधि है गुण संधि। कौन संधि दोस्तों? गुण संधि। देखो गुण संधि क्या होती है कि जब ए या आ के बाद ई या बड़ी ई आ जाए तो ए, और ऊ बड़ा ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ, और ऋषि आए तो अर हो जाए। देखो जो हमारी गुण संधि है उसका सीधा सा टॉपिक है कि जब ए या आ, ठीक है, ये दो है, अगर इनके बाद ई या ई आएगी, छोटी ई या बड़ी ई आएगी, तो ये क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। ये नियम है दोस्तों, इनको याद रखना पड़ेगा। और जबकि इनके बाद ही यदि ए और आ के बाद ही कि जैसे कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ आए तो ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? क्या बन जाएगा दोस्तों? बड़ा ऊ बन जाएगा। ठीक है, और जब ए या आ के बाद, ठीक है, ए या आ के बाद ऋषि आता है अपना, ऋषि जानते हो ना अपन, तो अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। तीनों टॉपिक मतलब तीनों रूल्स है इसके, तीनों रूल्स को आप नोट कर लो, कहीं पे भी लिख लो। ठीक है, ये समझने की बात है, इन तीनों रूल्स को कहीं भी लिख लो, आपके विस्तृत में ये काम आएंगे। अभी हम इससे एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि नर प्लस इंधन। क्या हो जाएगा? जैसे कि अब हमने आपको यहाँ पे बताया था ए या आ के बाद ये इनमें से कोई भी आती है तो ये ए हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास नर में ए है, और जबकि यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है। क्या है? छोटी ई की मात्रा। तो ये दोनों जुड़कर क्या बन जाएंगे बेटा? ए बन जाएंगे। तो हम ए को कैसे लिखेंगे? नरेंद्र। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? नरेंद्र। क्या? नरेंद्र। जैसे कि हमारे पास एक है देव और एक है ऋषि। क्या है दोस्तों? देव और ऋषि। तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? देव ऋषि। क्या बन जाएंगे? देव ऋषि। अब जैसे कि हमारे पास एक उदाहरण है ज्ञान प्लस उपदेश। भाई तीनों के हम उदाहरण समझ लेते हैं। ज्ञान प्लस उपदेश, तो ये हो जाएगा हमारा ज्ञानोपदेश, क्योंकि यहाँ पे ए है और यहाँ पे उ है। दोनों के मैंने रूल आपको समझाए हैं, विस्तार में जानकारी दी है, आप लिख लीजिए, कहीं पे भी नोट कर लीजिए, और आप इनके रूल को याद कर लेंगे तो आप बनाना सीख जाएंगे। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही था। कल हम वृद्धि संधि, जड़ संधि, अयादि संधि के ऊपर चर्चा करेंगे।